أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيम। बहुत खूब माशाल्लाह आपने साबित, बहुत अच्छे से आपने बड़ी प्यारी सी कुरान की किरत करी। मैं बता दूंगा कि जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जितने भी ऑडियंस बैठे हैं, जितने भी एकेडमी मेंबर्स हैं, 90% लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होगा कि कैसा हमारा जो स्टॉक जो खरीदते हैं और हम सेल करते हैं उसका सेटलमेंट कैसा होता है, उसका रियल टाइम क्लियरेंस कैसे होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले प्रेजेंटेशन को क्लियरली सुने, बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे आपके हमारे होस्ट और हमारे प्रेजेंटर जुनेद भाई से क्वेश्चन जरूर पूछें। और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 90% लोगों को ये टॉपिक का आइडिया नहीं है, तो मेरी तरफ से गुड लक जुनेद भाई। एक और अच्छा और जितने भी माइक आवाज हो रही है माइक म्यूट करो भाई, सेशन के दौरान नवीद माइक म्यूट बंद करो और जो भी है डिसिप्लिन से सीखें। जुनेद भाई मेरी अभी ट्रेन में हो सकता है नेटवर्क कनेक्टिविटी जाएगी, आप कंटिन्यू करें, आपकी ज्वाइनिंग ऑन एंड ऑफ। मेरी तरफ से गुड विशेस। बिल्कुल जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ठीक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन अगर नजर आ रही है तो आप लोग बता दें प्लीज। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी हजरत, जी अब आ रही है। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी ने सुन लिया और देखा भी है कि आज का जो हमारा टॉपिक है सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस, यानी जो शेयर मार्केट में हम लोग शेयर खरीदते हैं उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, हमारे अकाउंट से शेयर निकलने के बाद पैसा कैसा आता है, या शेयर कैसे दूसरे के अकाउंट में जाता है, या जब हम शेयर खरीदते हैं तो कैसे वो शेयर हमारे अकाउंट में आता है। ये सारी प्रोसेस को इंशाल्लाह आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। किसी का माइक ऑन है प्लीज जरा बंद कर दें। तो जैसे आप लोगों ने टॉपिक का नाम भी समझ लिया, देख भी लिया कि जो हम लोग शेयर खरीदते हैं, बाय का बटन जैसे हमने दबा दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस का नाम है सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस। उसी को आज इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि क्या है, मतलब ये सेटलमेंट और क्लियरिंग प्रोसेस क्या है। जैसे किसी होटल में हम जब खाना खाने जाते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं और ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर आता है, कोई वेटर जैसा ऑर्डर देने के बाद खाना लेकर आता है और फिर हम उसको खाना खाने के बाद उसको पैसे दे देते हैं। लेकिन ये सिंपल होता है, लेकिन इसके पीछे जैसा किचन होता है, किचन में जब हमारा वेटर ऑर्डर लेकर जाता है, खाना बनता है, तो वो सेम ऑर्डर जो हमने लिया था वही ऑर्डर वो वेटर हमसे हमारे पास लेकर आता है और फिर बाद में जब हम खाते हैं तो वही ऑर्डर के हम पैसे देते हैं। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट का एक सिस्टम काम करता है कि जो हमने शेयर खरीदा है वही शेयर हमको मिलता है और उसी शेयर के एवज में जो हम पैसे दिए हैं वो पैसे जो जिससे हमने खरीदे हैं उसको पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ये होता है सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस।
इसको समझने के लिए आज हम इंशाल्लाह कुछ डीप थोड़ी स्टडी हमने की है, वो स्टडी के हम ऊपर जाते हैं। तो ये जैसा हमारा नेक्स्ट एक डिस्क्लेमर है जो हम लोग अक्सर हमारे सेशंस में बताते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी आपके लिए लाई है वो एक हिस्टोरिकल डाटा, यानी जो पुराना जो डेटा होता है शेयर मार्केट का उस बेसिस पे होता है। ये डायनामिक होता है, कुछ कम या ज्यादा। जो मैं अभी तक जो डेटा मैं आपको कलेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई होगी, या फिर हो सकता है कुछ आगे पीछे हुआ होगा। और ये जो हम लोग जो शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग के बारे में जो बातें बताते हैं वो एक स्टडी पर्पस के लिए, हमारे पास कैप्सूल एकेडमी में कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है या कोई एडवाइजर नहीं है, तो हम लोग जो भी आपको सिखा रहे हैं समझा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। ये एक हमारा डिस्क्लेमर है। बाकी आपको अगर जो भी ट्रेडिंग वगैरह आप करेंगे वो अपनी स्टडी के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस। उसके जो हम जो सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें होती है जो लोग काम करते हैं, जो की प्लेयर्स जिसको बोलते हैं। तो वो की प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस को समझने के लिए इन जो काम करने वाले उसके अंदर उस प्रोसेस में आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला एक जो ये होता है वो होता है इन्वेस्टर, यानी खरीदने वाले हम या फिर बेचने वाले, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर। ये सभी जानते हैं कि आप और हम होते हैं जो शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो वो एक सबसे मेन की प्लेयर होता है। उसके बाद होता है ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, जिस स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हमने स्टॉक खरीदा है या बेचा है, जैसे ज़रोदा हो सकता है, एपस्टॉक हो सकता है, या जितने लगभग आज की तारीख में 30 से 35 स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। उसके बाद होता है स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, जहां पर हमारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं। वो 2 स्टॉक ब्रोकर आज की तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, वो होते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हालांकि पुराना है, मगर वो पुराने रहने की वजह से उसको डेवलप होके नए फंक्शंस में आने को उसको टाइम लग गया था। और जो एनएससी है वो नया वाला है, लेकिन वो जब स्टार्ट हुआ तभी से उसको नई नई चीजें मिली थी, इसलिए वो डेवलप है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएससी है। उसके बाद होते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, यानी जो हमारा काम स्टॉक खरीदने और बेचने का काम जो हम करते हैं उसकी निगरानी या उसके ऊपर वॉच कौन रखता है। एनएससी की तरफ से होता है एनएससीसीएल, यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और बीएससी की तरफ से होता है आईसीसीएल, यानी इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी लिमिटेड। ये 2 चीजें अपने जो क्लियरिंग डिपार्टमेंट बोले जाते हैं इनको, ये क्लियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्लियरिंग एजेंसीज बोले जाएंगे इसको। ये होते हैं क्लियरिंग एजेंसीज जो इसके जो हमारा क्लियरिंग प्रोसेस होता है उसके ऊपर पूरी नजर रखती है और काम काज यही लोग देखते हैं। उसके बाद आता है डिपॉजिटरीज यानी वो बैंक्स जहां पर हमारे स्टॉक्स जो हम खरीदते हैं डिलीवरी में, वो हमारे स्टॉक्स जहां जमा रहते हैं बैंक अकाउंट की तरह, जैसे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा रहते हैं उसी तरह हमारे स्टॉक्स आज की तारीख में ये सीडीएसएल या एनएसडीएल यहाँ जमा रहते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, जो हमारे ब्रोकर जिसके थ्रू हमारे ब्रोकर काम करते हैं उन दोनों में से, सीडीएसएल या एनएसडीएल में से कोई भी हो सकता है ये। और जो आखिरी जो हमारा सबसे इन सभी चीजों को जोड़ने वाली कड़ी होती है बैंक्स का क्या काम होता है। बैंक्स का काम, हमारे बैंक जो होते हैं वो नहीं होते, वो अलग चीज है। वो बैंक के थ्रू हम जो पैसे हमारे ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर हम जो डिपॉजिट करके फिर काम करते हैं, वो बैंक्स नहीं होते। ये बैंक्स होते हैं फंड का सेटलमेंट, यानी जो ब्रोकर के अकाउंट से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो पैसा ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ 10 से 12 बैंक्स को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने रखा हुआ होता है। वो बैंक्स काम करते हैं, हमारे जो फंड्स होते हैं हमारे अकाउंट से जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो ब्रोकर के अकाउंट के बाद वो जाते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, यानी एनएससीसीएल को या फिर आईसीसीएल को। तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते, वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो वो काम करते हैं कुछ 10 से 12 बैंक, जैसे एचडीएफसी, बड़े बड़े बैंक्स को उन्होंने अपॉइंट किया होता है, जिसमें कुछ बड़े बैंक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई और ऐसे कुछ बैंक्स गिने चुने 12 या 13 बैंक्स हैं। वो हर वक्त उनके पॉलिसीज के हिसाब से वो लोग चेंज करते रहते हैं। तो वो बैंक्स वो ये सारी चीजों का जो कैश का ट्रांजेक्शन होता है वो लोग इस कैश के ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो अब जो है हम ये 6 लोगों के बारे में जो समझ चुके हैं, इसमें अगर किसी को कुछ सवाल हो तो यही कर ले, क्योंकि ये चीजें हम आगे जाने के बाद कुछ टेक्निकल बातें करेंगे। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है?
मेरी आवाज आ रही है सबको? याद है जी, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? जी जी आ गए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम जो अभी जो आपके ऊपर सामने जो स्लाइड नजर आ रही है वो होगी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी जब हम शेयर खरीदते हैं उसमें खरीदने के लिए जो दो चीजें। अच्छा, इसमें एक पुरानी स्लाइड में एक चीज में रह गई बोलना, वो जो चीज है मेन इन सब के ऊपर जो निगरानी करती है वो होती है सेबी। मैं शायद बोलना रह चुका, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट सेबी के यानी जो हमारा क्या बोलेंगे मेन जो गवर्नमेंट की जो एक बॉडी होती है वो इन सभी चीजों के ऊपर निगरानी रखती है, यानी वो मेन अंपायर का काम करती है। यानी इनमें से किसी ने भी कोई चीज अगर गलत की तो उसके ऊपर की निगरानी करने के लिए सेबी होता है। वो सेबी है इन सब के ऊपर, यानी अंपायर की तरह काम करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन सभी के ऊपर जो निगरानकार कंपनी होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो है सेबी। इन सभी के काम को देखती है, इन सभी के कुछ अगर इश्यूज है तो उन सभी को सेटल करने के लिए सेबी इन सारों के जो भी मसाइल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको देखती है। जैसे ब्रोकर के साथ अगर ब्रोकर का किसी ने ब्रोकर को मतलब समझो किसी ब्रोकर ने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया तो उसके ऊपर भी सेबी की नजर रहती है। मार्केट में कोई गड़बड़ होती है, शेयर का मैनिपुलेशन या कोई भी चीज होती है उसके ऊपर भी सेबी की नजर रहती है। इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे इसकी की पूरी जिम्मेदारी सेबी की होती है, यानी सेबी इन सब चीजों के ऊपर निगरानकार होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है उसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसके टाइप्स कितने हैं। सिंपल सी बात है, हम लोगों को अक्सर लोगों को मालूम है और नहीं भी मालूम है तो ये चीजें हमें मालूमात होना जरूरी है। अभी जो हम शेयर मार्केट के मैदान में है समझ लीजिए, इसको एक तरीके से मैं समझाऊं कि इस चीजों इन जो शेयर मार्केट में है ये जो मार्केट चल रहा है वो दो अलग अलग तरीके से चल रहा है। सीधी सी बात समझ लेते हैं हम इसको, एक क्रिकेट जैसा आज मैच था तो उसको थोड़ा सा हम एक आसानी से समझने के लिए एक T20 और अपना टेस्ट मैच की तरह समझते हैं। इंट्राडे जो होता है, एक होता है इंट्राडे और दूसरा होता है डिलीवरी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में दो ही टाइप के अक्सर और बेशतर जो होता है 95% काम इन दो ट्रेडिंग्स की बुनियाद पर होता है। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब जो होता है जो MIS बोलते हैं उसको, MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी सेम डे में आज का दिन में ही उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब, यानी पूरा आज सवेरे लिया उसको 3:15 बजे से पहले उसको बेच देना है। उसका हमारे पास मतलब उसका कब्जा नहीं होता, ना ही वो हमारे लिए अलाउ है, इसलिए हम उसके ऊपर आज ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन हमको समझने के लिए इंट्राडे को थोड़ी बहुत हमारी मालूमात होने के लिए मैं इस चीज पे ये थोड़ी से 2-3 मिनट उसको बोल के फिर हम हमारी जो मेन है जिस डिलीवरी जिसके ऊपर हम अक्सर काम करते हैं और वही हमारे लिए जायज है, डिलीवरी जो है वो CNC कहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्राडे के बारे में मालूमात ले लेते हैं, वो हमारे लिए जायज नहीं है लेकिन थोड़ी मालूमात रखने के लिए बता दूं। इंट्राडे में जो होता है शेयर आज सवेरे खरीदा उसको आपको 3:15 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ करना है, यानी अगर आपने खरीदा है तो बेच के खत्म करना है, यानी आपने अगर उसको सेल किया है उसके अंदर दो अलग अलग तरीके की चीजें होती है। पहले आप बेच भी सकते हैं, आपके पास अगर शेयर नहीं भी है तो बेच देते हैं, और उसके बाद उसको 3:15 बजे से पहले खरीद कर स्क्वायर ऑफ करना होता है, यानी उसको जीरो करके खत्म करना होता है। अगर हम नहीं कर पाए उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लगती है। और इसमें एक चीज ये होती है कि वो उसमें अगर हम कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का खरीद रहे हैं तो हमें पूरे 100 रुपए की जरूरत नहीं होती, उसमें मार्जिन देती है, जितने भी ब्रोकर कंपनीज है उसमें मार्जिन देते हैं, इसलिए भी हमारे लिए वो जायज नहीं है। उसमें लोन टाइप में वो देते हैं और उसको फिर वो बाद में हमसे वसूल कर लेते हैं। अगर उसमें नुकसान होने का इम्कान रहे तो हमारा 100 रुपए का पूरा नुकसान होगा, मगर लगाया 20 ही रुपए रहता है, तो उस वजह से भी हमारे उसका रिस्क हायर रिस्क होता है, उसका लेवरेज की वजह से उसका रिस्क भी बढ़ा हुआ होता है। और ये चीज को हमको करना तो है ही नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं चीज ये बता दूं। और दूसरा चीज जो इस पे हम काम करते हैं डिलीवरी, यानी हम टेस्ट मैच की तरह समझेंगे इसको, ये होता है CNC कैश एंड कैरी। वो जो स्टॉक हम खरीदते हैं वो हम 2 दिन यानी जब तक डीमेट अकाउंट में आने के बाद से लेके हम उसको कभी तक भी अपने कब्जे में रख सकते हैं, जब अपनी मर्जी हो तभी उसको बेच सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसको 2 दिन 4 दिन 8 दिन में उसको बेचना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज हम उसको क्लियर कर देता हूँ। बाकी इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है और लेवरेज वगैरह जैसे उधारी या फिर उसके ऊपर कोई मार्जिन वगैरह नहीं होता है, पूरा का पूरा पैसा देके हमको खरीदना होता है। और ये शेयर के ऊपर हम जरूरी नहीं है कि हमको शाम में बेचो, कल बेचो या 2-4 दिन के बाद बेचो, वो हम जब चाहे तब उसको बेच सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है हमारा क्लियरिंग सेटलमेंट। ये जो मेन टॉपिक है ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है हमारा सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस। यहाँ पर अब आपको मैं 2-3 चीजें जो हमारे जो शेयर खरीदने के बाद से जो हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर आपको चार्ट नजर आ रहा है बराबर, एक जो सर्कल नजर आ रहा है, ट्रेडिंग के बाद उसके आगे जो प्रोसेस होता है वो क्लियरिंग का होता है, उसके बाद सेटलमेंट का होता है, उसके बाद सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये उसका एक चेन सर्कल होता है, इसी तरीके से वो सर्कल काम करता है। यानी इसको हम ट्रेडिंग के इसका लाइफ सर्कल कहेंगे। जब ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के बाद उसका क्लियरिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद सेटलमेंट प्रोसेस होता है, और वो कंप्लीट होने के बाद हमारे अकाउंट से जो शेयर हमने खरीदा था वो हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, फिर अब हम उसको बेच सकते हैं। उसी तरह जब हम कोई शेयर सेल करते हैं तो इसी प्रोसेस होती है कि सेल होता है, उसका फिर क्लियरिंग प्रोसेस होता है, उसका सेटलमेंट प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमारे अकाउंट में उसके फंड को जो हमारे ब्रोकर है वो हमारे अकाउंट में अवेलेबल करा देते हैं, तो उसको हम दूसरे दिन हमारे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेटलमेंट प्रोसेस और जो क्लियरिंग प्रोसेस है वो अलग अलग साइकिल्स में होता है। जैसे अभी फिल वक्त हमारे पास T+1 चल रहा है, लेकिन T+0 भी अवेलेबल है, और कुछ स्टॉक्स के लिए T+2 भी चल रहा है। बहुत कम है T+2 वाले, या कुछ इश्यूज की वजह से T+2 हो जाता है कभी कभार। तो हम आज ये तीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जो वर्किंग अभी इंडियन शेयर मार्केट में चल रही है, T+0, T+1 और T+2। इसका T का मतलब क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर? ट्रांजैक्शन डे। ट्रांजैक्शन डे यानी जिस दिन हमने शेयर खरीदा या शेयर बेचा उसको टी कहते हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन डे। उसको हो सकता है कोई लोग ट्रेड डे भी बोले, जो भी बोले, मगर उसका जो स्टैंडर्ड उसका जो मीनिंग होता है वो ट्रांजैक्शन डे होता है, जिसमें हमने शेयर खरीदा होगा या फिर शेयर को बेचा होगा, उस दिन को टी डे कहते हैं। टी डे यानी जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है। सेटलमेंट और जो हमारा क्लियरिंग प्रोसेस जो होता है वो मार्केट खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने शेयर खरीद लिया उसी वक्त वो स्टार्ट होता है, वो हमारा खत्म होता है 3:30 बजे मार्केट। उसके 1 घंटे के बाद यानी 4:30 बजे से जो हमारे जो एजेंसीज का काम शुरू होता है 4:30 बजे से, उसमें सबसे पहले क्लियरिंग प्रोसेस होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारा सेटलमेंट प्रोसेस होता है। और अब सबसे पहले हम समझते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग माने क्या होता है? क्लियरिंग माने यानी हिसाब किताब होता है, कैलकुलेशंस होते हैं पैसे के, स्टॉक्स के। और उसके बाद होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट होता है जो पैसों का और शेयर्स का ट्रांसफर, जिसने लिया उससे, जिसने खरीदा उसको बेचना, उसके पास पहुंचाना, और जिसने लिया उसको, जिसने बेचा उसके पास से शेयर्स भी पहुंचाना, और पैसे जिसने खरीदे थे उसको समझ लीजिए आपने पैसे ट्रांसफर करना, पैसे उसके पास से निकालना, और जिसने पैसे से स्टॉक बेचे उसको पैसे ट्रांसफर करना। ये चीजों को सेटलमेंट कहते हैं। और जो हिसाब किताब होता है उसके पीछे का, उसको कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। तो ये चीजें हमको आगे इंशाल्लाह मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। और अभी जो हमारे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स पे काम चल रहा है वो T+1 पर ही चल रहा है, क्योंकि हमारे पास लगभग आप देखते भी होंगे जो हमने शेयर आज की तारीख में खरीद लिया है वो कल दोपहर तक 11, 11:30, 12 बजे के आसपास तक हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो वो T+1 के अंदर लगभग सिक्योरिटीज, लगभग जो स्टॉक्स है वो आ चुके हैं। और कुछ हद तक जो T+0 पे जो काम चल रहा है उसके बारे में मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको बताऊंगा वो कैसे काम चल रहा है। तो उसके बाद हम जो मेन हमारा जो सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस का हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा समझने के लिए हमको, मतलब जो चीज आज की तारीख में हो रहा है उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी हमें होना जरूरी है। क्योंकि आज तो हम खरीद रहे हैं स्टॉक, एक दिन बाद दूसरे दिन हमारे पास हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंच जा रहा है, लेकिन पुराने वक्त में ऐसा नहीं था। पुराने वक्त में पेपर ट्रेड होता था, पेपर के तरीके शेयर्स मिलते थे, कोई डीमेट अकाउंट नहीं था, सेटलमेंट का कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई बॉडी नहीं थी, और जो भी होता था 2 महीने, 1 महीने से लेके 2 महीने का टाइम लगता था, और शेयर्स को फिजिकली डिलीवर्ड किया जाता था। पेपर जो होता था जिसके पास, जैसे अगर मेरे पास वो शेयर था तो मैं उसको कुरियर, जो पोस्ट होता था गवर्नमेंट का पोस्ट, उसके जरिए जिसने खरीदा है, जो हमारे जो एजेंट्स होते थे उसको भेजता था, और एजेंट जिसने खरीदा है उसको भेजा था। 1960 से लेके 1952 तक, 1992 तक
फिजिकल यानी फिजिकल पेपर शेयर्स चलते थे, कोई डीमेट अकाउंट भी नहीं था। उसके बाद आया दौर 1992 से 1996 का। 1992 से 1996 में सेबी का रिफॉर्म हुआ, उसके बाद एनएससी बना, बहुत सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो डेवलप हुए। उसके बाद फिजिकल शेयर्स, तब भी फिजिकल शेयर्स ही था, लेकिन उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में उसको प्रोसीड किया जाता था। उसको जो 2 महीने के पीरियड, 1 महीने के पीरियड को T+14 यानी 15 दिन के हमारा जो शेयर खरीदने के बाद 15 दिन तक का जो उसका था सेटलमेंट टाइम बन गया। उसके बाद आया 1996 से लेके 1999 तक। उसके अंदर जो 1996 से 1996 के अंदर बहुत सारे, जैसे NSDL 96 में आया। उसके बाद जो CDSL जो हमारा डीमेट अकाउंट जहाँ पे हम रहता है वो 1999 में आया। फिर जो क्लियरिंग बॉडी है NSCCL वो 1996 में आई। फिर BSE की भी, ICCL भी उसी वक्त बनी, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस थे। वो सारी चीजें बाद में इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर काम करना शुरू हुई। और उसके बाद जो हमारे शेयर्स खरीदे जाते थे वो 7 यानी कम से कम 5 से लेके 7 दिन के बीच में हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हुए। उस वक्त भी उतनी जो कंप्यूटर का जमाना उतना हाई फास्ट नहीं था, पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा वक्त लग जाता था। उस वजह से भी हमें कम से कम 5 से 7 दिन का पीरियड हमारे अकाउंट्स में शेयर्स ट्रांसफर होने के लिए लग जाता था। उसके बाद 2000 के करीब करीब भी बहुत सारी चीजें आई और काम बढ़ा। जैसे 1 जुलाई 2000 के टाइम पे T+5 यानी परमानेंट 5 दिन के अंदर अंदर हमारे शेयर्स हमारे अकाउंट में आना शुरू हुए। उसके बाद 1 अप्रैल 2002 में T+3 को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी 3 दिन के अंदर हमारे शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंचना शुरू हुए। उसके बाद 1 अप्रैल 2003 में इंडिया में सबसे फास्ट, यानी उस वक्त कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं था जैसा हमारे पास शुरू हुआ, जो T+2 यानी पूरे के पूरे शेयर्स हमारे दूसरे एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे में यानी T+2 डे में हमारे अकाउंट में वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंच जाया करते थे। उसके बाद और उससे आगे बढ़कर जब 2022 में 15 फरवरी 2022 में 100 शेयर्स, शुरुआत में 100 शेयर्स को T+1 में डाला गया। उसके बाद फिर 2003 के बाद में लगभग शेयर मार्केट को T+1 के सेटलमेंट पीरियड में हम स्टार्ट कर दिया गया और लगभग सभी शेयर्स T+1 में आ जाया करते थे। लेकिन वो दूसरे दिन भी हमारे अकाउंट में मार्केट खत्म होने के बाद तक आते थे। ऐसा नहीं है कि मार्केट आवर्स में जैसे आज आते हैं कि आज शेयर खरीदा और कल दोपहर या शाम दोपहर में 12-1-2 बजे तक शेयर आते हैं, ऐसा नहीं था। मार्केट खत्म होने के बाद आते थे या कभी कभी मार्केट खत्म होने से पहले भी आ जाया करते थे। उसके बाद 2024 में थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़े तो 2024 में हमारे पास इंडिया में T+0 सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। वो भी पायलट पेस पे स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत ही कम। इसमें शुरुआत में सिर्फ 25 ही स्टॉक ऐसे थे जो इसके ऊपर काम शुरू हुआ, वो भी ट्रायल बेस पर। ऐसा नहीं कि वो फुल फ्लैश पे अभी भी नहीं चल रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा, दो 2024 में हमारे पास T+0 सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद से हमारे पास अभी जो लगभग आज की तारीख तक 2025 के नवंबर तक 525 शेयर्स T+0 में है। लेकिन उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके इमीडिएट वो शेयर्स आता भी नहीं है। आज अगर शेयर हमने खरीदा है तो हमारे डीमेट अकाउंट में आज मार्केट आवर्स के बाद ही पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल डाटा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है क्लियरिंग प्रोसेस, मार्केट में जो मेन प्रोसेस होता है, यानी ट्रेडिंग के बाद जो हिसाब किताब का प्रोसेस कहेंगे उसको कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। क्लियरिंग का मतलब है ट्रेड के बाद कौन किस अमाउंट का पैसा देगा और किस पार्टी कितने शेयर ट्रांसफर करेगी, इसका कैलकुलेशन कंफर्म करना। ये एक बॉडी के थ्रू और जो हमारे ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स होते, ट्रेडर्स जो ब्रोकर्स होते हैं, उसके थ्रू होता है क्लियरिंग प्रोसेस। उसका मतलब क्या होता है? ट्रेड को वेरीफाई करना, यानी जो ट्रेड हम करते हैं जिससे हमने खरीदा। असल में जब हम शेयर में कोई भी शेयर को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, वो ना हमारे ब्रोकर को पता होता है कि वो कहाँ से बाय कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी ब्रोकर से कर सकता है। जब उसकी विंडोज हम खोलते हैं, हम देखते भी हैं, जब हम बाय के इस पे जाते हैं तो हमारे पास उसके जो विंडो देखते हैं, बाय का विंडो या फिर सेल के टाइम में सेल का जो विंडो देखते हैं, वहां पर ब्रोकर को पता होता है कि ये जितने भी जो बायर्स या फिर सेलर्स शो हो रहे हैं वो कहाँ से है, कौन से ब्रोकर से है, वो नहीं पता। वो अगर एनवीसी हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो पूरा एनएससी का डेटा बताएगा, और बीएससी अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो पूरा बीएससी के सेलर्स रहेंगे। कोई भी ब्रोकर के हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक जरोदा के हो, स्पेसिफिक
एंजल बन के हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी भी ब्रोकर से वो शेयर्स हम खरीद सकते हैं, और ना वो ब्रोकर को पता होता है ना किसी को पता होता है। तो इसका वेरिफिकेशन करना, यानी क्लियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, ट्रेड का वेरिफिकेशन, यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सबसे पहले ये कंफर्म करती है कि बायर और सेलर के बीच जो ट्रेड हुआ उसकी डिटेल, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम सब सही है या नहीं है। उसके बाद कुछ ऑब्लिगेशंस या कुछ जो चीजें होती है उसको कैलकुलेट करना होता है, बाहर के टोटल कितने पैसे देना थे या सेलर के कुल कितने शेयर्स देना है, ये सारी चीजें उस क्लियरिंग प्रोसेस में बताई, मतलब कैलकुलेट होती है। उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है गारंटी की तरह काम करता है, और वो गारंटी लेती है एक जो बायर का कितना पैसा देना है या सेलर से कितने शेयर्स लेना है, वो गारंटी के तौर पे ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काम करती हैं। ऐसा नहीं कि हमने शेयर खरीद दिया वो हमको नहीं मिलेगा, या फिर हमने शेयर बाय कर दिया तो उसका पैसा हमको हमारे पास से नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने अगर शेयर सेल किया है तो उसका पैसा हमारे अकाउंट से बराबर निकलेगा, और वो शेयर्स भी हमने जहां से खरीदे हैं वो बराबर शेयर्स हमारे अकाउंट तक पहुंचाने की ये सारी जिम्मेदारी ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की होती है। और उसके बाद एक जो मेन उसका क्लियरिंग के जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सबसे मेन काम होता है एक नेटिंग का। नेटिंग यानी मैचिंग करना, ये काम बहुत अहम होता है क्लियरिंग प्रोसेस में। इसका जो स्टेप्स है इंशाल्लाह आगे थोड़ा बताता हूँ। वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो दिन भर के पूरा ट्रेड का एक पैसों का हिसाब किताब आपस में एडजस्ट करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रेड 100 रुपए का खरीदा तो 100 का हिसाब हो और वापस सेल 50 का किया तो ऐसा 100 का अलग हिसाब 50, ऐसा नहीं होता। मैं आगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में उसको बताने की कोशिश करता हूँ, जो ब्रोकर उसको कैसा नेटिंग करते हैं या फिर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको कैसा नेटिंग करते हैं। अब सीधा सीधा इसको शॉर्ट में हम समझते हैं क्लियरिंग का मतलब क्या होता है। क्लियरिंग का मतलब होता है सारे ट्रेड्स तो अब हो चुके हैं, अभी चलो हिसाब किताब करते हैं और किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये उसका क्लियरिंग और जो क्लियरिंग का प्रोसेस का डिटेल हुआ। यहाँ पर सबको बात समझ में आ गई क्लियरिंग प्रोसेस कैसी होती है, क्या होती है? बात समझ में आ रही है सभी को मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही आपकी सभी? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है जी जी। तो ये जो भी प्रोसेस जो होता है क्लियरिंग प्रोसेस वो T+0 के अंदर होता है, यानी जिस दिन हमने ट्रेड किया उसी दिन ये प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमको मतलब जो हमारा मार्केट खत्म होता है उसी के बाद स्टार्ट होता है T+0 में ही। और जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो नेटिंग का प्रोसेस होता है, नेटिंग यानी क्या है पहले सबसे पहले बताता हूँ। वो प्रोसेस जिसमें दिन भर का सारा खरीदने और बेचने का जो हिसाब किताब होता है आपस में एडजस्ट करना, और एंड में सिर्फ एक फाइनल अमाउंट यानी पैसों का होगा तो पैसे का फाइनल अमाउंट, या फिर शेयर्स का होगा तो शेयर्स का फाइनल लेना देना निकाला जाता है। इसको कहते हैं नेटिंग प्रोसेस। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेने की कोशिश करते हैं थोड़ा समझाने के लिए कि नेटिंग प्रोसेस क्या है। थोड़ा सुनने में हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम ये कोई वर्ड है, ऐसा नहीं है। सीधा सी इसका जब आसान लफ्जों में अगर समझे को हिसाब को बराबर करना, इसका एडजस्टमेंट करना, ये हमारा हिसाब का जो भी है। उसको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने कोई दुकान पर गए, 500 रुपए की चीज अगर आपको खरीदना है, 500 रुपए की चीज आपने खरीदी, लेकिन आपने उसी दुकान से एक दिन पहले 200 रुपए की चीज खरीदी थी, अब वो आपको वापस करना है। तो आपने 500 की चीज खरीदी, 200 की वापस की। तो अब हिसाब कैसा करेंगे? आप जब दुकानदार के पास जाएंगे आप ये थोड़ी बोलेंगे ये पहले एक 200 रुपए की चीज आप वापस लो, मुझे 200 रुपए दो, अब मैं आपसे 500 की चीज खरीदता हूँ, मैं आपको 500 देता हूँ। ऐसा नहीं रहता। आपने जो चीज खरीदी 500 की चीज खरीदी है, 200 वापस दिए, 200 की वापस अगर आपने दिए हैं तो आपने दुकानदार को सिर्फ दुकानदार आपसे सिर्फ 300 रुपए लेगा। ये होता है नेटिंग प्रोसेस। यानी इसी को हम जो शेयर मार्केट के लैंग्वेज में, शेयर मार्केट की भाषा में इसको नेटिंग प्रोसेस कहते हैं। कि जो हर ब्रोकर का 2 लेवल के होते हैं नेटिंग प्रोसेस। पहला लेवल होता है उसके अंदर अपना जो ब्रोकर होता है, आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, ब्रोकर अपना अपना हिसाब करता है अपने जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ, और दूसरे जो 2 अलग अलग कस्टमर या 10 अलग अलग कस्टमर के साथ हिसाब करता है, उसका पूरा मैचिंग करता है, उसको पूरा एडजस्ट करता है और अपने पास एक खाका एक हिसाब बनाता है। इस लेवल पे जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इस लेवल पे नेटिंग सिर्फ क्लाइंट यानी हम और आप जो भी सेलर होते हैं वो ब्रोकर के साथ का हिसाब किताब खत्म करता है। ब्रोकर अपना जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका ब्रोकर के, और वो ब्रोकर बाद में दिन भर का हिसाब किताब, इंटरडे कितना हुआ, डिलीवरी में सेल कितने हुए, और ट्रेड्स समझ लीजिए आपने एक ही दिन में अलग अलग ट्रेड्स किए
तो कितने ट्रेड्स आपने अलग अलग कंपनीज में किए या फिर एक ही कंपनी में किए। यहाँ पे एक समझने की बात, बहुत अहम बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। एक फर्ज कीजिए आपने एक सेम डीमेट अकाउंट से सवेरे एक शेयर खरीदा, उसके बाद आपने वो शेयर बेच दिया और वापस से दूसरे बार उसी दिन आपने वही शेयर वापस लिया, तो क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वो शेयर वापस से बेच के दूसरे सेम अकाउंट से खरीदा है तो वो नेटिंग प्रोसेस लेवल 1 में आता है, यानी वो जो ब्रोकर आपका हिसाब किताब करता है वो वहीं क्लोज करता है, वो क्लियरिंग प्रोसेस में जाता ही नहीं है आगे। वो सिर्फ उसका हिसाब किताब लिखित में कि ये आपका डीमेट अकाउंट का जो नंबर होता है, बीओ नंबर जिसको कहते हैं, उसका हिसाब किताब आपका वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भेजता है, लेकिन शेयर्स आपके खरीदे हुए आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर के लिए नहीं भेजता आगे, ना ही आपका खरीदा हुआ वापस से बेचने वाला शेयर। अगर आपने फर्ज कीजिए पहले 100 शेयर खरीदे थे और वापस 50 बेच दिए, फिर आपने 100 शेयर खरीदे, तो आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 150 शेयर का हिसाब रहेगा। 100 जाएंगे, 50 मतलब 100 आपने खरीदे वो रहेगा, फिर 50 बेचेगा, ऐसा नहीं होता हिसाब। ये लेवल 1 के अंदर होता है शेयर्स की नेटिंग, यानी अगर आपने एक ही दिन में 3-4 मल्टीपल ट्रेड सिंगल आपने आपके अकाउंट से सिंगल कंपनी में किए हैं, तो इसका पोजीशन का जो होता है नेट पोजीशन निकाली जाती है। और उसी तरह फंड का भी हिसाब होता है, जैसे का ये हो गया शेयर्स का हिसाब, और फंड का हिसाब भी उसी तरह होता है। जैसे आपने अलग अलग कंपनीज में शेयर्स खरीदे और बेचे, सुबह एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर सुबह आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और शाम में किसी और कंपनी के 50,000 के बेच दिए और फिर 70,000 के खरीदे, तो आपका कैलकुलेशन पूरा करेगा कि 1 लाख के लिए थे आपने, उसके बाद आपने 50 के बेचे तो आपका 50 का बचा, फिर आपने 70 के खरीदे तो यानी आपका 1,20,000 का हिसाब हुआ। तो वैसे ही नेटिंग आपके फंड्स की करता है जो आपका ब्रोकर है, और वो फंड्स की हिसाब किताब का हिसाब आपका वो क्लियरिंग डिपार्टमेंट को भेजता है। फिर होता है नेक्स्ट लेवल, यानी जो लेवल 2 ब्रोकर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के हिसाब जो होता है नेटिंग प्रोसेस, उसमें फिर अलग अलग ब्रोकर का हिसाब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक साथ करती है कि भाई एक ब्रोकर फला ब्रोकर, यानी अगर एंजल 1 के पास का हिसाब आया कि दिन भर में उसके पास 2 लाख ट्रेड्स हुए, कौन कौन सी कंपनीज के हुए, कितने अमाउंट के हुए। फिर दूसरी कंपनी जैसा अगर जरोदा का है तो अलग अलग जो अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग हिसाब का मिलान करता है वो, कि समझ लीजिए फला कंपनी, एक फर्ज करते हैं रिलायंस कंपनी के जरोदा ने 1 लाख शेयर्स लिए थे और एंजल 1 ने 50,000 बेचे हैं, तो दोनों का मिलाप करता है कि यहाँ का 1 लाख, यहाँ का 50,000, तो 50,000 का डिफरेंस मुझे किसको देना है, वो हिसाब किताब करके वो पूरा लिखित में, यानी उसका हिसाब का पूरा डेटा को एनालाइज करता है। और उसके बाद वो अलग अलग क्लाइंट का हिसाब मंगवा लेते हैं कि भाई जो ब्रोकर ने जितने क्लाइंट का हिसाब उनको भेजा है वो पूरा हिसाब उनके पास लिखित में पहुंच जाता है। जो कॉर्पोरेशन, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है, उसका नेटिंग होने के बाद उसका हिसाब का एक डेटा को वो मैच कर लेते हैं। अब देखते हैं उसके हमारा जो जैसा एक एग्जांपल, अगर जेरोदा के अगर समझ लीजिए आपने सब के सब क्लाइंट मिलकर अगर 10 लाख के शेयर खरीदे हैं और जेरोदा ने दूसरे समझो किसी और क्लाइंट ने मिलकर 9 लाख के शेयर बेचे हैं, तो जेरोदा क्या करेगा, सिर्फ 1 लाख का शेयर का हिसाब ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास भेजेगा कि मैंने उसका 10 लाख के शेयर एक फला कंपनी के मेरे पास के सभी मिलके खरीदे थे और दूसरे जो क्लाइंट्स ने मिलकर 9 लाख के शेयर्स बेच दिए थे, अब मुझे आपसे 1 लाख शेयर खरीदना है। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लेवल 1 में अपने लेवल 2 के अंदर जो ब्रोकर है वो भेजेगा। उसी तरह दूसरा किसी ब्रोकर का भी वैसे हिसाब होगा। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगी, जो 1 लाख के शेयर है, ठीक है, ये फला ब्रोकर यानी जरोदा को अब हमें देना है, वो हिसाब में लिख के रखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम जो शेयर खरीदते हैं किसी इंडिविजुअल से खरीदते हैं, मगर ये जो हिसाब किताब होता है वो ब्रोकर लेवल पे होता है। ऐसा क्यों? तो वो एक उस दोनों के बीच में एक पूल अकाउंट रहता है, यानी जो ब्रोकर होता है उनके पास फंड के लिए एक पूल अकाउंट होता है और जो सिक्योरिटीज यानी जो स्टॉक्स होते हैं उसके लिए भी एक पूल अकाउंट होता है। पूल अकाउंट में पूरे के पूरे स्टॉक, जैसे ही हमने सेल का बटन दबाया तो पूल अकाउंट में स्टॉक आपके अकाउंट से निकल के पूल अकाउंट में जमा होते हैं, और जैसे ही हमने बाय का बटन दबा दिया तो हमारे अकाउंट से पैसा निकलता है और ब्रोकर अकाउंट के पूल के अकाउंट में जमा हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब हमने कोई भी चीज बाय की तो हमारे जो ब्रोकर अकाउंट में फंड होता है, कैश होता है, वो इमीडिएट कटता है, लेकिन वो कट के इमीडिएट वो क्लियरिंग बॉडीज को या फिर सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचता, वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में जमा रहता है। उसी तरह शेयर्स का भी वही हाल होता है।
जो हमने शेयर्स खरीद लिए या बेच दिए वो उसके पुल अकाउंट में जमा रहते हैं जब तक वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को हिसाब भेज के उसका हिसाब का निपटार नहीं करता। ये हर ब्रोकर के लिए पुल अकाउंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाती है और उसी में वो स्टॉक्स का हिसाब किताब डेली का डेली मेंटेन रहता है। अब होता है उसकी अगला जो मरहला होता है वो सेटलमेंट का मरहला है, यानी जो हिसाब किताब तो अभी हो चुका, हिसाब किताब के बाद जो होता है लेना देना है, अब किसको कितना लेना का है और किसको कितना देना है। ये समझने से पहले मैं पिछले स्लाइड के बारे में कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ लें, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। यहाँ पर मैं भी बहुत सारी चीजें बहुत जगह से अलग अलग जगह से डिटेल निकाल कर समझने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई है नेटिंग प्रोसेस में? जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल था। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पूछिए भाई। जी जैसा कि आपने अभी बताया कि फंड की बात हो या शेयर्स की बात हो, जब आप बाय या सेल करते हैं तो डायरेक्टली रिसीवर या परचेसर को नहीं जाता है, वो पूल में जी जाता है, ठीक है। जी जी तो इससे हम ये मतलब निकाले कि मान लीजिए कि मैंने कोई शेयर बाय किया है, ओके। जी जी अब इंट्राडे में अमूमन ये मसला पेश आ रहा है कि कब्जा हुए से वो आप बेच नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस इंट्राडे से मुराद आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो इंट्राडे हम समझ रहे हैं वो कि डिलीवरी में एक दिन में बेचने से मुराद? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ प्लीज। मैंने जी मान लीजिए कि कोई भी शेयर मैंने डिलीवरी में बाय किया है, ठीक है। जी 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 मैं वही तो मुझे समझाने की कोशिश। हाँ बोलिए बोलिए, आपका सवाल बोलिए। हाँ, डिलीवरी मैंने बाय किया, बाय करने के बाद आप जैसे बता रहे हैं कि वो पूल में आ गया अभी, तो किसके? ब्रोकर के, ब्रोकर के पूल में आए जी बिल्कुल। ठीक है। तो जी अब इसमें कब्जा मेरा हुआ है नहीं, ये अलग बात है, ठीक है। अभी जी वो जी ठीक है, अभी हम ये समझ लेते हैं कि ब्रोकर के पूल में ये चीज आ चुकी है, ठीक है। जी अब मान लीजिए कि उसका भाव बढ़ गया है, मुझे वो सेल करना है। जी अगर मैंने मान लीजिए कि डिलीवरी में मैंने लिया था, मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ। अब मेरा सवाल ये था कि अगर ब्रोकर के पूल में ये आ गया है तो इसको हम कब्जे के तौर पे मान सकते हैं नहीं? बस नहीं इतना मान ही सकते, सवाल। वही मैं आगे आगे बता रहा हूँ। वो मेरा तो शरीयत के हिसाब से मैं प्रोस्पेक्टिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझानी। पुल अकाउंट से मुराद ये होता है कि पुल अकाउंट में आपको ब्रोकर आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर नहीं करता है। पुल जी अकाउंट से मुराद ये होती है कि आपने जो शेयर्स बेचे हैं खरीदने के वक्त में उसके पुल अकाउंट में से नहीं देता है वो आपको। जी हाँ आप जब आप उसके खरीदने के टाइम में आपका जो पैसा रहता है वो उसके पुल अकाउंट में जमा रहता है। आप जब जी कोई शेयर खरीदते हैं, कोई शेयर्स आपने जब खरीदा है तो आपके अकाउंट से पैसा तो इमीडिएट कट गया, जी शेयर्स तो आपको आएंगे नहीं अभी, पैसा तो जी कट जाएगा ना आपके अकाउंट से। जी बिल्कुल। मगर वो पैसा ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर थोड़ी इस्तेमाल करेगा दिन भर, क्योंकि अगर एक मोटा मोटा भी हिसाब मारे, मैं आगे आपको डिटेलिंग बताऊंगा कितना ट्रेड होता है दिन भर में, वो है मेरी स्लाइड में आगे। मगर एक चीज बताने के लिए, ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, इसको समझने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें सोची समझी, मतलब बहुत अलग अलग जगह से निकाली है। पुल अकाउंट में सिर्फ जो होता है दिन भर का हिसाब रखने के लिए शेयर्स और पैसा, जो आपने बेच दिया शेयर, आपने जो शेयर बेच दिया है वो कहाँ जाएगा? वो आपके अकाउंट से तो निकल जाता है इमीडिएट। जी हाँ तो वो जाएगा कहाँ इमीडिएट? आपको वो शेयर कंपनी जो मतलब जो भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा वो डायरेक्ट सेलर के पास इमीडिएट तो जाता नहीं, वो जाता है क्लियरिंग बॉडी के पास। तो क्लियरिंग ओके बॉडी को वो जब इमीडिएट देते नहीं है शेयर, कोई भी जो ब्रोकर होता है वो जी देगा उसको शाम में 4:30 के बाद, क्योंकि 4:30 तक वो अपना खुद का हिसाब करते हैं। मार्केट जी खत्म होने के बाद से लेके 3:30 से 4:30 तक वो ठीक है, वो पूरा सिस्टम बड़े बड़े सर्वर्स पे सिस्टम से होता है, लेकिन मैन्युअली भी कुछ चीजें उनको देखनी होती है, वो सब करते हैं 3:30 से 4:30 के बीच में। पुल अकाउंट में जमा रहता है, यानी उससे मुराद वो एक सिस्टम है। आपके अकाउंट से कट गया, आपके अकाउंट से कटने के बाद कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर होना रहेगा ना, वो स्टॉक्स को। जी वो बिल्कुल स्टॉक्स जी जमा रहते हैं पुल अकाउंट में, ब्रोकर के ओके पुल अकाउंट में जो जमा रहेगा। और आपने जो पैसे से शेयर खरीद लिया वो पैसा भी आपके अकाउंट से निकल गया, तो वो जी पैसा भी आपके अकाउंट से निकलने के बाद कहाँ तो रहना चाहिए? तो वो होता है पुल अकाउंट। पुल मैंने जी एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ है जो क्लियरिंग बॉडी में, कि वो अकाउंट का कुछ मिसयूज ना हो, आपके पैसे का भी। आपके पुराने जमाने में आपने देखा होगा हर्षद मेहता केस हो गया या कई बड़े बड़े केसेस हो गए जिसमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए, यानी आपके शेयर्स के साथ, आपके पैसों के साथ। तो वैसा कुछ ना हो आपके पैसे के साथ, इसलिए पुल अकाउंट में उसको जमा करते हैं। वो पुल अकाउंट से किसी को शेयर देता नहीं है,
कोई भी ब्रोकर वो हिसाब को मैनेज करने के लिए पूल अकाउंट में जमा रखता है वो स्टॉक्स या फिर पैसा, और शाम में जब 4:30 के बाद उसको हिसाब देना होता है कि मेरे पास से मेरे इतने इतने क्लाइंट्स ने इतने इतने शेयर्स लिए, इतने इतने शेयर्स बेचे। अब जो होता है हिसाब, मैं आपको वापस एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल दिया, शायद मुझे भी समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उस जो हिसाब करता है कोई एक ब्रोकर, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक ज़रोदा ब्रोकर है जिसके दिन भर में, बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ मेरे समझने के लिए, होते बहुत ज्यादा होंगे, पूरे दिन भर में उसके अकाउंट में एक स्पेसिफिक शेयर के, समझ लीजिए कोई भी एक कंपनी के, XYZ कंपनी के 10 लाख शेयर्स खरीदे गए जी, और उसी अलग अलग क्लाइंट्स ने खरीदे हैं। 10 लाख शेयर अलग अलग कंपनीज के, मतलब अलग अलग क्लाइंट ने एक ही कंपनी के खरीदे। समझ लीजिए रिलायंस पकड़ लेते हैं एग्जांपल के लिए, रिलायंस के ज़रोदा पर दिन भर में 10 लाख के ट्रेड हुए, 10 लाख शेयर्स बिके हैं जी, और ज़रोदा पर 9 लाख के शेयर रिलायंस के लोगों ने खरीद लिए। जी, तो अब शाम में जो हिसाब होगा उसके पास, ज़रोदा के पास, जब शाम में हिसाब, खुद का हिसाब जब वो करेगा, उसमें क्या बोलेगा कि 10 लाख तो शेयर मेरे पास से खरीदे गए, बेचे गए, और 9 लाख शेयर खरीदे गए। अब मेरे को 1 लाख के शेयर का हिसाब लेना है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, क्योंकि मुझे दूसरे को देना पड़ेगा वो शेयर, जो भी मेरे क्लाइंट्स है उनको मेरे को देना है कल के दिन में। तो वो हिसाब भेजे, बता तो देगा वो कि 10 लाख के मेरे पास की खरीदी हुई, 9 लाख की बिक्री हुई, वो हिसाब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भेज देगा, मगर पूरे 10 लाख के शेयर वो उधर ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है डेटा। अगर एक साथ ये करोड़ों का, मैं आपको आगे जाऊंगा तो बताता हूं कि कितना करोड़ों का जो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, वो अगर इतना एक साथ उधर का उधर ट्रांसफर होगा तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसलिए ये सिस्टम बनाया हुआ है, ये सिस्टम जो बनाया हुआ है कि उसको, वो सिर्फ 1 लाख बनेगा, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को क्या बोलेगा, वो सिर्फ मुझे तुम 1 लाख शेयर दे दो रिलायंस कंपनी के, बाकी मैं हिसाब मेरा निपटा देता हूँ नेक्स्ट डे में। तो आप 1 लाख के, हाँ बस ऐसा होता है। वो दूसरे दिन ही शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, वो सेम डे में नहीं करेगा पूल अकाउंट से। और ना ही पैसा, आप जब आपने जो कोई शेयर अगर बेच दिया है तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, जो इन दिनों रिफ्लेक्ट कर रहा है कई ब्रोकर अकाउंट में, कि आपने शेयर, पहले वो 80% करता था, उसके पहले 50 करता था, और आप ट्रेड उतनी 80% अमाउंट का ही कर सकते थे, वो पुल अकाउंट से कर रहा था आपको पैसा, क्योंकि पैसा आपको, आपने शेयर बेच दिया तो आपको मिलना तय है, 101% वो पैसा आपको मिलेगा। शेयर में 1% का चांस है कि हो सकता है आपने 100 ट्रेड किए होंगे, 1000 ट्रेड किए होंगे, तो 1% का चांस है कि आपको शेयर्स ना मिले, लेकिन पैसा आपने शेयर बेच दिए तो आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए अब इन दिनों में क्या कर रहे हैं ब्रोकर अकाउंट वाले, आपको जब आप शेयर सेल कर देते हैं, आपको इमीडिएट पैसा आपके ब्रोकर अकाउंट में दिखता है, लेकिन आपको ट्रांसफर आपके अकाउंट में नहीं कर सकते। आप उससे दूसरे शेयर खरीदी कर सकते हैं। क्यों खरीदी कर सकते हैं? उसको थोड़ी जेब से पैसा देना है, उसको पुल अकाउंट से देना है। बिल्कुल, हाँ। तो वो पैसा आपको दे रहा है वो, मगर पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते आपके बैंक अकाउंट में, ट्रांसफर आप दूसरे दिन करेंगे। ये एक पॉइंट मैं मिस कर दिया था मैंने बोलना, पैसा आपको दूसरे दिन ही ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में, नेक्स्ट डे में 7, 8, 9 के बाद, सेम डे में आप सेल करने के बाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूल अकाउंट में पैसा रहता है उसके पास पैसा नहीं रहता है उस वक्त में, तो इसलिए आपको अलाउ भी नहीं करता है वो कि आपने आपका जो शेयर बेचा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो। बात समझ में आ गई आपको? जी हाँ, जज़ाकल्लाह। ये बहुत ही, ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर डबल समझाने की कोशिश किया हूँ। तो पैसे का भी हिसाब वैसी होता है। अगर समझ लीजिए 10 लाख के शेयर बिके हैं और 9 लाख के खरीदे गए हैं, तो उसको 1 लाख क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से लेना रहेगा। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि आपने कोई चीज रिटर्न की और 500 की चीज खरीदी, तो आप दुकानदार को ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 200 रुपए पहले मैं आपको जो सामान वापस दिया उसके आप मुझे वापस दो, फिर मैं 500 की चीज खरीदता हूँ, फिर आपको 500 देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप जब दुकान में जाते हैं, हिसाब करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने चीज खरीदी, पुरानी चीज वापस करी, अब डिफरेंस के पैसे आपको देना है। उसी तरह फुल अकाउंट का हिसाब नेटिंग प्रोसेस में अपना पहले तो जो ब्रोकर अकाउंट वाले वो करते हैं, उसके बाद जो हिसाब किताब उनका खुद का बनता है वो जाके करते हैं क्लियरिंग बॉडीज के साथ, अलग अलग ब्रोकर का, यानी आप 10, 15, 20, 25 जितने भी ब्रोकर होंगे उसका हिसाब किताब करेगी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। वो पूरा सेटलमेंट उनका उधर प्रोसेस करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी सेटलमेंट प्रोसेस। अब किसको कितना पैसा देना है, किससे कितने शेयर्स लेने हैं, या किसके कितना शेयर्स या फिर वो देना है, ये होता है सेटलमेंट प्रोसेस। यहाँ तक पिछली बातें आपको तो समझ में आ गई होंगी, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट जो सेटलमेंट प्रोसेस है वहां पर जाता हूँ। ठीक है जी। ये सिंपल स्टेप है।
यहाँ कुछ भी नहीं होता, जो हिसाब किताब हो चुका है अब उसको लेना देना करते हैं। ये सिंपल से सेटलमेंट वो फाइनल प्रोसेस है जहां शेयर्स और पैसे का यानी सिक्योरिटीज का ट्रांसफर होता है, यानी किसको कितना देना था वो हिसाब कल हो गया। अब नेक्स्ट डे T+1 के दिन ये हिसाब किताब होता है, जिसके अंदर दो टाइप के टाइम होते हैं, पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स, पे इन एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी लेना देना पैसों का और लेना देना शेयर्स यानी सिक्योरिटीज का। सबसे पहले जो होता है पैसे का हिसाब किताब सबसे पहले होता है सवेरे। आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपके फंड्स जो आपने स्टॉक बेचे थे वो अवेलेबल करा देता है ब्रोकर। उसी को कहते हैं पे इन एंड पे आउट, यानी पैसा लेना और पैसा लेने का प्रोसेस तो ऑलरेडी ब्रोकर पहले एक दिन पहले ही कर चुका, लेकिन वो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दूसरे दिन सवेरे देता है, या फिर समझ लीजिए वो प्रोसेस जो होता है वो उनके इंटरनल के हिसाब से अभी जो न्यूज़ेस या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो दूसरे दिन यानी T+2 के दिन लेना और देना करते हैं पैसों का। पहले सबसे पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगा कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझ लो कल के हिसाब में जरोदा को 2 लाख रुपए देने थे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो सवेरे सवेरे ट्रांसफर कर देगा 7 बजे के पहले या 7 बजे के आसपास में। और अगर किसी ब्रोकर से कुछ पैसे लेने थे 2, 5 लाख, 10 लाख, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अमाउंट तो बहुत बड़े होते हैं, तो वो पैसे दूसरा ब्रोकर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक दिन पहले दे देता है या फिर उसी दिन देता है, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो पैसा जिसको देना है उसको दे देता है। ये होता है फंड्स का लेन देन हिसाब किताब। उसके बाद ब्रोकर अपना हिसाब किताब करता है। ब्रोकर जो करता है कि जो जितने लोगों ने स्टॉक खरीदा था उनको स्टॉक पहुंचाता है वो जो नेक्स्ट डे, और जितने लोगों ने जो स्टॉक बेचा था उनके अकाउंट में वो पैसा अवेलेबल कर रहा है या नहीं हुआ है वो चेक कर लेता है। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे अपने ब्रोकर के अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने देखा है कि शेयर बेचने के बाद तो दिखता है लेकिन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये चीज होती है पैसों का सेटलमेंट हिसाब किताब। और सेलर जो होता है, सेलर या ब्रोकर का जितना भी पैसा लेना देना है वो इसी में होता है। उसके बाद होता है सिक्योरिटीज का लेना देना, जो स्टॉक्स होते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमें समझना होगा। तो सिक्योरिटीज का लेना देना होता है सबसे पहले ब्रोकर, अगर ब्रोकर का कोई हिसाब होता है यानी एक दिन पहले उसने हिसाब में भेजा था कि मुझे रिलायंस कंपनी के 1 लाख शेयर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से लेने हैं, तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो 1 लाख शेयर जो ब्रोकर के पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है कि भैया आपको इस कंपनी के यानी रिलायंस कंपनी के 1 लाख शेयर आपने जो मुझे कल मांगे थे, जो हिसाब भेजा था वो 1 लाख मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये हो गया ब्रोकर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से ब्रोकर का सेटलमेंट। उसके बाद होता है जो ब्रोकर करता है, मतलब ब्रोकर के थ्रू जाता है, हालांकि करता क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही है। जो डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं वो करती है क्लियरिंग बॉडी ही, क्योंकि डीमेट अकाउंट इंटरनल होता है मगर थ्रू होता है पुल अकाउंट के उसके। तो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है वो आपके अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा वो नेक्स्ट डे में, यानी आपको 11 बजे के बाद से लेकर आपके 2, ढाई, 3 बजे तक आपके अकाउंट में सारे जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, ये इसको वापस से रीवेरीफाई करता है नेक्स्ट डे यानी T+1 के दिन, जो सुबह 7 से 10 तक आपके पैसे और 12 से 2 तक यानी 11 बजे से हो रहा है अभी, तो 11 बजे से लेकर 2 बजे से आसपास तक आपके स्टॉक्स आपके डीमेट में पहुंच गए या नहीं पहुंचे, ये वेरीफाई कर लेता है। इसको कहते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। यहां तक बात समझ में आ गई? ये सारा जो वेरिफिकेशन है दूसरे दिन यानी T+1 नेक्स्ट डे में होता है। जो स्टॉक्स पहुंचना है जिसके डीमेट में पहुंचते हैं और जो पैसा जिसके अकाउंट में पहुंचना है वो पहुंच जाता है। ये हिसाब किताब को सेटलमेंट कहते हैं, यानी पैसा और अकाउंट जो स्टॉक्स है वो जिसके थ्रू जहां से आपके पहुंचना था, जहां से निकालना था वो निकले, जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके, ये उसको चेक करना, वेरीफाई करना, इसको कहते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को? तो जवाब दे भाई। जी तो यहां से आगे अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी तक समझा कि शेयर्स जो हम खरीदते हैं क्या हमें वो शेयर्स 100% मिलते हैं या नहीं मिलते। इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, मिलते हैं, मगर 0.10% चांसेस होते हैं कि वो शेयर्स हमें ना मिले।
क्यों नहीं मिल सकते, उसके रीजंस यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूरे प्रोसेस में पहले दिन T+0 के दिन जब वेरिफिकेशन होता है शेयर्स का और पैसों का, उसी दिन मालूम पड़ जाता है कि कौन से डीमेट अकाउंट से शेयर्स जो परचेज हुए वो उसको नहीं पहुंचेंगे। T+1 के दिन हमें ईमेल आ जाता है एक कि आपको जो शेयर्स मिलना थे, जो आपने खरीदे थे, वो शेयर्स आपको डिलीवर आज नहीं हो सकते। ये आपको T+1 के दिन ईमेल के जरिए पता चल जाता है। क्यों हुआ है ऐसा, उसके कुछ रीजंस बताता हूँ। इसको कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी। जो सेलर्स, यानी आपने अगर शेयर खरीदा था सेलर से, किसी सेलर से, XYZ जो भी सेलर था उससे आपने स्टॉक खरीदा, लेकिन उसने किसी वजह से वो शेयर डिलीवर नहीं कर सका, तो उसको कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी। अब वो किन केसेस में हो सकता है? सबसे मेन केस होता है सेलर डिफॉल्ट करता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा। उसके बाद होता है नेक्स्ट केस कॉर्पोरेट एक्शंस और सेटलमेंट की वजह से। कभी अगर समझ लिए कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जैसे कभी बोनस मिला, स्प्लिट हुआ, उसके वजह से कुछ टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। शेयर्स तो आपके अकाउंट में दिखते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से शेयर्स आपके अकाउंट में दूसरे दिन डिलीवर नहीं हो सकते। जैसे कि ISIN जो नंबर होता है कंपनी का, वो फ्रीज हो जाता है या कुछ चेंज होता है, तो उस वजह से शेयर्स आपके अकाउंट में 1 से 2 दिन और डिले हो सकते हैं। नहीं मिलते नहीं, वो मिलेंगे लेकिन 1-2 दिन के बाद मिलेंगे। उसको भी शॉर्ट डिलीवरी करके आपके अकाउंट में शो करता है वो कि आपके अकाउंट में आज जो शेयर पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचे। उसका रीजन भी वो ईमेल के थ्रू बता देता है। तीसरा केस होता है सस्पेंडेड स्टॉक, या किसी कंपनी का अगर स्टॉक डीलिस्ट हो चुका या स्टॉक सस्पेंड हो गया, किसी वजह से उसके अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी, तो उसी भी वजह से वो स्टॉक्स आपके अकाउंट में नहीं आता। इस केस में आपके अकाउंट में वो शेयर नहीं आएगा, उसका पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल सकता है। उसमें थोड़ा डिले लगेगा, लेकिन आपका नुकसान किसी भी हाल में नहीं होगा। ये क्लियरिंग बॉडी पहले दिन ही चेक कर लेती है कि हो सकता है, बहुत कम होता है ऐसे केसेस, लेकिन होने के चांसेस अमकानात होते हैं कि किसी दिन हो सकता है कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया हो, मगर किसी टेक्निकल या किसी रीजन की वजह से उसका स्टॉक किसी और के अकाउंट में बताता है और वो उसने सेल कर दिया और वो आपने बाय भी कर लिया, और बाद में उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी, तो उस वजह से भी हमारे अकाउंट में वो शेयर डिलीवर नहीं होते। इस केस में क्या होता है, आपका सेटलमेंट नहीं होता, आपको आपका पैसा 1 या 2 दिन के बाद रिफंड हो जाता है, क्योंकि कंपनी में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, तो वो शेयर आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जो चौथा केस है, जो एक बार हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो है ब्रोकर डिफॉल्ट करता है। ब्रोकर जो होता है, जिस ब्रोकर के थ्रू जिसने सेल किया था वो स्टॉक, वो ब्रोकर को किसी रीजन के वजह से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने बैन कर दिया। अब उस ब्रोकर के थ्रू जितने भी ट्रेड उस दिन हुए, सेल हुए हो या परचेज का तो रिफंड मिल जाएगा जो है, लेकिन सेल हुए थे और आपने वो ब्रोकर के जो सेलर से परचेज किया था, तो आपको भी वो स्टॉक नहीं मिलेगा, कुछ डिले होगा। या फिर उसके अंदर एक चीज आती है गवर्नमेंट की, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसमें बताता हूँ। IPF एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट बॉडी का, उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बोलते हैं। वहां से आपको पैसा मिलेगा अगर जो ब्रोकर होता है वो डिफॉल्ट कर जाए। ये पुल अकाउंट का जो मकसद मैं बताना चाह रहा था, ये होता है पुल अकाउंट। अगर उसके पुल अकाउंट में शेयर्स थे या कम थे, या उसने वो पुल अकाउंट का मिसयूज किया था होगा कभी। एक बार 2019 में ये केस कार्या स्टॉक ब्रोकिंग में हो चुका है। उसके बाद से बहुत सारी चीजें स्ट्रिक हुई है, वो आप रिसर्च कर लीजिए, उसमें मैं आगे नहीं बढ़ता उस बात में। कार्या स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी थी, उसने लोगों का पैसा यूज किया था, अपने पुल अकाउंट का पैसा यूज करके वो कुछ और गलत काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसको डिफॉल्ट कर दिया गया और उसमें लोगों के पैसे डूबे थे बहुत सारों के। तो उनका पैसा जो IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू लोगों को एक 25 लाख का एक ये रहता है सिक्योरिटी, मतलब एक अमाउंट रहता है, इंश्योरेंस टाइप में रहता है, वो हर एक के जो इंडिविजुअल आता है बंदा उसको मिलता है। तो ये एक केस हो गया, मगर इसमें सबसे ज्यादा केसेस केस 1 यानी सेलर डिफॉल्ट करता है वही होता है शॉर्ट सेलिंग में। अब वो यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ। जो बात आई थी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा कवच यानी एक इंश्योरेंस का काम करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो आपका पैसा डूबने से बचाने का काम NSE और BSE के थ्रू होता है। अब ये जो काम होता है कैसे होता है, क्या होता है, उसका थोड़ा सा शॉर्ट में, अभी बात जब चली है तो उसको
बताता चलूं, ये एक इमरजेंसी फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी मेंटेन करते हैं, ताकि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर फ्रॉड करे या बैंकरप्ट हो जाए तो इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस मिले। ये आईपीएफ का जो क्लेम होता है, किसी भी इंडिविजुअल यानी हमारे जैसे कोई भी एक जो इन्वेस्टर है उसको मैक्सिमम 25 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है उस फंड के थ्रू। अब आईपीएफ में पैसा कहाँ से आता है, आप बोलेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, तो जो क्लियरिंग एजेंसीज है चार्जेस लेती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, आईपीएफटी चार्जेस बोल के लेती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का टैक्स रहता है, वो लेती है, उसके पैसे जमा होता है। फिर ब्रोकर के ऊपर जो फाइन लगता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ पेनल्टीज लगते हैं, वो पैसा आईपीएफ में जमा होता है। जो लिस्टिंग का जो कंपनीज लिस्ट होती हैं वो उसकी फीस भरती है, तो उसका पैसा का कुछ हिस्सा आईपीएफ में जमा होता है। और जो आईपीएस का जो फंड जमा रहता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो वापस से आईपीएफ में जमा होता है। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह का जो इंटरेस्ट होता है, जितने भी ब्रोकर्स के इसके उसका होता है, या फिर जो भी कंपनीज का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जमा, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आईपीएस में जमा रहता है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई सबको? आईपीएफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। शायद बहुत सारों को तो ये आईपीएफ क्या चीज है वो भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं जब इसका थोड़ा सा स्टडी करने लग गया तो मुझे मालूम पड़ी ये चीज। यहाँ तक समझ में आ गई बात सभी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट डिलीवरी के बारे में फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट डिलीवरी को मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया था कि वो किन किन केसेस में हो सकता है। अब एक केस जो मेन होता है उसका शॉर्ट डिलीवरी का, अगर सेलर डिफॉल्ट कर जाए तो कैसा होता है, क्या करते हैं। सेलर डिफॉल्ट करने से मुराद ये होता है कि किसी ने कोई शेयर खरीदा है जो सेलर से, उस सेलर ने उसको इंट्राडे के अंदर पहले बेचा था, अब उसको शाम तक वो शेयर क्लोज करना, मतलब उसको शेयर खरीद कर उसको सेटल करना होता है। अगर उसने वो शाम तक किसी रीजन से शेयर से परचेज करके सेटल नहीं किए, तब उस केस में हमने जो शेयर खरीदा था वो हो जाएगा शॉर्ट सेल। अब शॉर्ट सेल के बाद क्या होता है, शॉर्ट सेल के बाद जो होता है प्रोसेस हमारे क्लियरिंग बॉडीज की तरफ से, वो होती है ऑक्शन की। T+1 के दिन वो हिसाब किताब में जब आपको बता दिया जाता है कि T+ जो आपका शेयर शॉर्ट हुआ है उसकी T+1 या T+2 इन 2 दिनों में ऑक्शन होती है। ऑक्शन के अंदर अगर शेयर्स आपको मिल जाएं, जैसे ऑक्शन में ज़रोदा आप लोग देखे भी होंगे, डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर एक सेशन लिया हुआ है। ज़रोदा ब्रोकर पे लगभग 2:30 बजे के आसपास ऑक्शन स्टार्ट होती है। उस ऑक्शन में अगर वो शेयर पर्टिकुलर जिस शेयर्स पर ऑक्शन हो रही है वो शेयर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उन शेयर्स के ऊपर आप उस दिन का सबसे मतलब हायर प्राइस के ऊपर आप बेच सकते हैं। वो ऑक्शन के अंदर कंडीशन होती है। तो आप अगर ऑक्शन में वो शेयर अगर मिल जाते हैं तो वो शेयर्स आपके अकाउंट में T+2 या T+3 के दिन आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब होता है नेक्स्ट, अगर शेयर्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, मिल जाएंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर शेयर्स नहीं मिलते हैं तो फिर होता है कैश सेटलमेंट, यानी आपको आपका जो अमाउंट होता है परचेज अमाउंट वो मिलता है, उसके अलावा कुछ आपको कंपनसेशन अमाउंट जो है वो मिलता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। ये है शॉर्ट जो डिलीवरी होती है, शॉर्ट ट्रेड जिसको हमने शॉर्ट परचेज कहते हैं या शॉर्ट सेल कहते हैं कुछ, उसका सिनेरियो। उसके बाद आता है शॉर्ट डिलीवरी का हमारा जो कैश सेटलमेंट का प्रोसेस। ये शॉर्ट डिलीवरी के हमारे चांसेस कितने होते हैं, ये हमने जो अभी मार्केट के करंट सिनेरियो के हिसाब से जो शॉर्ट ट्रेड हो रहा है, डिलीवरी जो नहीं दे पाने की वजह से वो किन जो जब किन लार्ज कैप में मिड कैप की कितना परसेंट हो रही है वो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में जो शॉर्ट डिलीवरी का परसेंटेज है लार्ज कैप के अंदर 0.01% से लेके 0.10% तक है। यानी 1 लाख में एक भी होता है और या फिर 10,000 में एक जो ट्रेड हो रहा है वो शॉर्ट डिलीवर हो रहा है, या उस बीच का, यानी अगर 1,000 में एक से लेके 10,000 में एक तक चांसेस है। कभी 10,000 में 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, या 10 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। ये उसका परसेंटेज रेशो है, यानी 0.01% से लेकर 0.10% तक के लार्ज कैप में हो रहे हैं।
मिड कैप के अंदर जो शॉर्ट डिलीवरी का परसेंटेज है 0.10 से लेके 0.30 तक, यानी 3000 में एक केस या 1000 में एक केस, यहाँ तक का ये सिनेरियो है। सॉरी, 1000 में एक केस से लेके 1000 में 3 केसेस तक, ये इसका सिनेरियो परसेंटेज। यानी मिड कैप के अंदर अगर कोई डिलीवरी में शेयर खरीदता है तो 1000 में एक आदमी की शॉर्ट डिलीवरी हो रही है, और या ज्यादा से ज्यादा 1000 में 3 ट्रेड ऐसे है जो शॉर्ट डिलीवर हो रहे हैं। वैसे ही स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी कम होती है, उसमें चांसेस बढ़े हुए रहते हैं, यानी 100 के अंदर 1 से लेके 3 बार ऐसे चांसेस होते हैं जो शॉर्ट डिलीवर हो जाए। और पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, पेनी स्टॉक्स में तो उससे बुरा हाल है। पेनी स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट डिलीवरी का परसेंटेज 5 से लेके 15 का परसेंटेज है, यानी अगर 100 ट्रेड हो रहे हैं तो उसमें 5 से लेके 15 लोगों तक के शॉर्ट डिलीवरी के चांसेस होते हैं। ओवरऑल पूरे मार्केट का जो सिनेरियो होता है वो 0.15% से लेके 0.35%, सॉरी 30% का है। यानी अब मैं नीचे आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, वो चीज पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद वापस होता है। इंडियन शेयर मार्केट में जो डेली का ट्रेड होता है, शेयर्स जो ट्रेड करते हैं, वो 50 से लेके 120 करोड़ तक के स्टॉक्स, यानी इंडिविजुअल स्टॉक, जैसे गिनेंगे आपने 100 खरीदे, 200 खरीदे, वैसे 50 से लेके 120 करोड़ तक के ट्रेड्स डेली के होते हैं स्टॉक्स के। यानी जो उसके अंदर सीएनसी का अगर परसेंटेज हम निकाल दे जाएं तो 12 से लेके 35 करोड़ के शेयर्स हमारे सीएनसी के अंदर डिलीवरी में होते हैं। और उसके बाद जो हमारा टोटल इंडिविजुअल सीएनसी बेस का जो ट्रेड होता है पर डे, जो इंडिविजुअल यानी पर पर्सन का हिसाब मारे तो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक के ट्रेड्स इंडिविजुअल ट्रेड्स हो रहे हैं। यानी जो हम ट्रेड का हिसाब मारे, यानी एक दिन में आपने 2 ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए, जैसा अलग अलग का इंडिविजुअल लोगों का हिसाब अगर मारते हैं तो वो एक दिन के अंदर 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ पर डे ट्रेड्स हमारे पूरे एनएससी और बीएससी के अंदर सीएनसी में यानी डिलीवरी में होते हैं। उसी के साथ जो हमारा जो मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट का जो हिसाब किताब है पैसों का, इसमें सीएनसी हो गया, इंट्राडे हो गया, और कुछ चीजें अगर दूसरी हो गई, उसका कैश फ्लो, जो कैश फ्लो है वो एक अराउंड हिसाब मारे तो 1 लाख करोड़ यानी 96,600 करोड़ पर डे का हिसाब किताब है। यानी 1 लाख करोड़, एक मोटा मोटा हिसाब मारे तो इंडियन शेयर मार्केट का जो टर्नओवर बोले जाएंगे, इसको हम लेना और देना, खरीदो फरोख्त, वो 1 लाख करोड़ पर डे, यानी 1 लाख होने के बाद उसमें करोड़, उतना हमारा इंडियन शेयर मार्केट का पूरा ट्रेड होता है। कैश फ्लो उतना होता है जिसके अंदर सीएनसी यानी डिलीवरी का पार्ट 20 से 35 हजार करोड़ का होता है। उसके हिसाब से मैंने ऊपर जो कैलकुलेशन किया है, जो 22,500 से लेके 90,000 ट्रेड्स जो शॉर्ट डिलीवर हो रहे हैं आज की तारीख में इंडियन शेयर मार्केट में। उसके बाद जो कैश सेटलमेंट प्रोसेस होता है, यानी शेयर डिलीवर लेट होंगे, अगर नहीं भी होंगे अगर, तो उसके बाद कैश सेटलमेंट में कितना परसेंट होता है, तो वो लार्ज कैप में 0.01%, 0.001% से लेके 0.01% होगा, और मिड कैप के अंदर 0.01% से लेके 0.5% का है, और स्मॉल कैप के अंदर 0.10% से लेके 0.50% का है। और उसी तरह पेनी स्टॉक के अंदर कैश सेटलमेंट का जो परसेंटेज है वो 1% से लेके 5% तक का है। जो जैसे अगर पूरे टोटल हम दिन भर का अगर हिसाब मारें तो टोटल शेयर मार्केट के जो इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर 3,000 से लेके 15,000 केसेस ऐसे हो रहे हैं जो कैश सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। 90,000, 22,500 से 90,000 तक शॉर्ट डिलीवर होते हैं, और 3,000 से लेकर 5,000 तक, 15,000 तक के हमारे जो कैश सेटलमेंट की ओर जा रहे हैं, ऐसे केसेस हो रहे हैं। ये हमारा एक रफ ब्रेकडाउन है जो मैंने पूरे जगह से निकालने की कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए, कैश सेटलमेंट का कितना परसेंटेज है और जो शॉर्ट डिलीवरी का परसेंटेज कितना है। उसको अब हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। पिछले स्लाइड में आपको सब समझ में आया कुछ चीज के ऊपर से गई सबको? क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया किसी को? कुछ आधी आ रही है। कुछ नहीं समझ में आया तो यही पूछ लें, ताकि आगे बढ़ेंगे तो फिर वो रह जाएगा। हिसाब किताब बहुत बड़ा होता है इसका शेयर मार्केट का। ये परसेंटेज का रेशियो बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि शॉर्ट डिलीवरी का जो हमारे चांसेस कितने हो सकते हैं, यानी ऊपर जो बताया मैंने टोटल ऑन एन एवरेज केस में
1000 केस में 15 केसेस से 30 केसेस तक ऐसे हो रहे हैं, सॉरी 1000 के अंदर 3 केसेस तो ऐसे हो ही रहे हैं जो शॉर्ट डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, और 10,000 के अंदर 5 केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसका कैश सेटलमेंट हो रहा है। ये इसका मोटा मोटा सिनेरियो है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। यहां तक तो समझ में आ गई ना, मोटी मोटी बात आपको सिर्फ समझना है कि ये जो शॉर्ट डिलीवरी की चांसेस कितने, जो मैं बता रहा था ना कि एक दिन में लेकर बेचने का जो नुकसान, उससे इसका बताने का मकसद ये है कि जो जनरली हम शेयर खरीदते हैं, आज हमने खरीदा, हमने अगर वो शेयर आज ही बेच दिया और हो सकता है वो शेयर हमें शॉर्ट डिलीवर्ड हुआ हो, उसके नुकसान हमें भी हो सकते हैं। कैसा हो सकता है नुकसान, मैं आपको आगे बताता हूँ आगे स्लाइड पर। एक शॉर्ट डिलीवरी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट डिलीवरी में आपको कैसे नजर आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक स्लाइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको इस तरह शॉर्ट नजर आता है। आपने अगर कोई ट्रेड लिया है तो आपके अकाउंट में दूसरे दिन यहाँ पर ऐसा आपके जो पोर्टफोलियो पे नजर आता है। नजर आ रही है स्क्रीन यहाँ पर सबको? जी, इसी तरह आपको शॉर्ट लिखा हुआ नजर आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए एक XYZ कंपनी के 100 शेयर्स आपने खरीदे 200 रुपए के हिसाब से, ट्रांजेक्शन डे के दिन, मतलब पहले दिन आपने खरीदे, तो आपको पहले दिन वो जब हिसाब किताब यानी क्लियरिंग प्रोसेस में आपका ब्रोकर आप समझ जाएगा कि आपको शेयर्स, आपको जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके ब्रोकर को बता देगी कि ये शेयर्स इनको डिलीवर्ड नहीं हो सकते। तो T+0 के दिन आपको शायद हो सकता है शाम में मेल आए या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मेल आ जाता है कि T+1 यानी आपको जो शेयर्स आपने खरीदा था वो शॉर्ट हुआ है। ईमेल भी आता है और आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट के पोर्टफोलियो में इस तरह आपके स्टॉक के आगे नजर भी आ जाता है कि आपका वो स्टॉक शॉर्ट हुआ है। फिर T+1 के दिन और T+2 के दिन जो क्लियरिंग बॉडीज होती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, वो उसके लिए एक ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन के बाद वो आपको अगर शेयर मिल जाता है तो T+1 के दिन अगर ऑक्शन हुआ तो T+2 में आपको वो शेयर डिलीवर होता है। अगर T+1 को ऑक्शन नहीं हुआ या फिर ऑक्शन फेल हो चुका तो T+2 के दिन ऑक्शन पे जाता है, और T+2 के दिन भी आपको अगर वो शेयर मिल चुका तो वो शेयर आपके अकाउंट में T+3 के दिन यानी नेक्स्ट डे उसके ट्रांजेक्शन के तीसरे दिन आपके अकाउंट में शो करता है, डिलीवर्ड हो जाता है। यह है एक शॉर्ट डिलीवरी का एग्जाम्पल। अब एक दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपने शेयर खरीदा, शॉर्ट बताया, आपके लिए ऑक्शन हुआ, मगर वो शेयर आपको ऑक्शन में नहीं मिला, तब क्या होगा? ये है उसका हमारा कैश सेटलमेंट का एग्जांपल। यानी अगर शेयर हमने खरीदा था, हमको नहीं मिला, तो क्लियरिंग बॉडीज आपको कैश सेटलमेंट करती है क्लोज आउट अमाउंट पर। क्लोज आउट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ पर मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको शेयर नहीं मिले हैं तो क्लोज आउट अमाउंट कैलकुलेट होगा जो बायर को मिलता है। T+डे के दिन से लेकर T+2 यानी जिस दिन आपका सेकंड डे तक जो ये हुआ ऑक्शन हुआ, उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस को देखा जाता है। उसका हाईएस्ट प्राइस एक एग्जांपल के लिए जो हमने 200 रुपए का शेयर खरीदा था T+2 के दिन और T+0 के दिन से लेके 2+ के दिन के दरमियान में वो 250 तक चले गया था। अपर सर्किट मारा और वो स्टॉक 250 तक चला गया, तो वो 250 का मैक्सिमम अमाउंट को कंसिडर करते हैं। और ऑक्शन के दिन अगर जो उसका सेकंड जो मेथड होता है, ऑक्शन के दिन अगर आपका ऑक्शन हुआ था, उस दिन का जो प्राइस होता है उसको कंसिडर करते हैं, वो 220 रुपए का था। तो वो एक क्लोज आउट अमाउंट जो निकालते हैं वो आइदर ऑक्शन के डे का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर 20% लगेगा, या तीनों दिन के अंदर का हाईएस्ट प्राइस यानी 250 रुपए हाईएस्ट प्राइस था, या 220 रुपए, या नीचे मैंने कैलकुलेशन करके बताया है कि जो हमारा ऑक्शन डे था उस ऑक्शन डे के दिन का 20% अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो होता है 264 रुपए। अगर 264 रुपए हाईएस्ट है या 250 से कोई बताएगा यहाँ पर? तो जवाब दे भाई। मुझे समझ आया कि आप लोगों को कुछ बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या हुआ, किसी को समझ नहीं आई बात? ये 264 रुपए इसका हाईएस्ट अमाउंट होता है, मैं ही बता देता हूं। चलिए, 264 रुपए के हिसाब से आपको आपके अकाउंट में पैसे वापस मिलेंगे। ये होता है क्लोज आउट अमाउंट। अगर दोनों दिनों के अंदर का अमाउंट 264 से ज्यादा होता तो वो आपको मिलता, नहीं तो 264 जो हाईएस्ट प्राइस था
वो आपको मिलेगा। यानी आपको 200 रुपए के हिसाब से जो आपका अमाउंट है वो तो वापस मिल ही जाएगा। उसके अलावा आपको 64 रुपीज का जो अमाउंट होता है पर शेयर, यानी 100 शेयर आपने जो खरीदे थे 6400 रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। जो चीज हालांकि हमारे लिए जायज नहीं है। हमने जितने के शेयर खरीदे थे उतना ही अमाउंट हम रख सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूं कि वो क्या होगा, और ये नुकसान आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने वो शॉर्ट डिलीवरी का शेयर बेच दिया। तो इसका पेनल्टी बायर्स को जो लगती है वो सेलर्स से रिकवर करती है क्लियरिंग एजेंसी। ऐसा नहीं है कि वो जेब से भरेगी। तो क्लियरिंग एजेंसी जो होती है वो जो अमाउंट है वो लेगी जो सेलर से, जिसने शेयर जो है सेल किया था मगर वो डिलीवर नहीं कर सका। तो ये पूरा का पूरा जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो सेलर को देना पड़ेगा। यहाँ ये होता है शॉर्ट जो डिलीवरी का कैश सेटलमेंट का प्रोसेस। अब है हम आते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक जो T+0, जो अभी इन दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी क्लियरिंग बॉडीज जो ला रही हैं T+0 का जो सेटलमेंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। T+0 में क्या चीजें हैं, क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, और वो अभी फिल वक्त क्या कौन से फेज पर है। T+0 का सेटलमेंट का जो सिंपल सा मतलब है कि T+0 में जो भी शेयर्स हम खरीदते हैं वो उसी दिन यानी ट्रेडिंग डे के दिन ही हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। मगर क्या वो हमारे जो डीमेट अकाउंट में जो हमारे वर्किंग आवर्स में होते हैं, वो बिल्कुल नहीं। वो होते हैं 4:30 के आसपास, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद आते हैं हमारे अकाउंट में। और उसके लिए भी जो ट्रेडिंग टाइमिंग होता है T+0 में, जो ट्रेडिंग टाइम होता है जो 9:15 बजे से लेके 1:30 बजे तक के ट्रेडिंग टाइम के अंदर के ही स्टॉक्स को T+0 में कंसिडर किया जाता है। यानी जो 1:30 बजे से पहले स्टॉक्स हुए रहेंगे वही स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स ही सिर्फ और सिर्फ T+0 में जाते हैं। बाकी उसके बाद T+0 का जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है वो 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो 1:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत कम है अभी इन दिनों। सिर्फ 525 कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हो रहे हैं। वो मार्च 2024 में सिर्फ 25 स्टॉक थे और जनवरी 2025 से लेकर अभी तक उसको स्टेप बाय स्टेप हर महीने में 100 स्टॉक्स बढ़ते बढ़ते मई 2025 के अंदर 500 स्टॉक्स को ऐड कर लिया गया है वहां पर। तो 500 स्टॉक्स में हो रहा है, लेकिन क्या वो हमारे सबके लिए है? बिल्कुल नहीं। वो कुछ सेलेक्टेड ब्रोकर को अलाउ किया गया है। जिन ब्रोकर ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो जो सिस्टम है वो लागू कर लिया है, उन्हीं ब्रोकर को ये अलाउ किया गया है। उसके लिए अर्ली पे इन सिस्टम को जो सिक्योरिटी के लिए होती है, ये जो पैसे जो होते हैं ब्लॉक करने का सेटअप उन ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होना चाहिए T+0 में, तो ही वो सेटअप उनको अलाउ किया जा रहा है। अर्ली पे इन का मतलब होता है कि जो पेमेंट है जैसे पुल अकाउंट में न जाते हुए वो डायरेक्टली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अकाउंट में जाना चाहिए। जब 1:30 बजे क्लियरिंग बॉडी जो हिसाब किताब करेगी इनका, उसका पेमेंट उसी वक्त सबसे पहले वो क्लियरिंग बॉडीज के पास चले जाने चाहिए। या फिर उसके लिए जो सेटअप अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो हम जो एसबीआई के थ्रू स्टॉक्स खरीदते हैं, किसी ने एसबीआई के थ्रू स्टॉक लिया है अभी तक? किसी ने लिया है क्या एसबीआई के थ्रू, एसबीआई के थ्रू स्टॉक्स जो आईपीओ लिया है किसी ने? नहीं। एसबीआई के थ्रू जब हम कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो स्टॉक्स में आप जब अकाउंट से, किसी अपने बैंक अकाउंट से जब हम आईपीओ लेते हैं तो उसी वक्त इमीडिएट आपके अकाउंट में वो पैसा ब्लॉक होता है। उसी तरीके का सिस्टम है ईपीआई, अर्ली पे इन। वो सिस्टम लागू होने वाली जिसके पास है उसी के लिए ये T+0 अलाउ है, जो मैंने अभी तक समझ पाया। क्योंकि मैंने अलग अलग ब्रोकर से कांटेक्ट किया इस बारे में, लेकिन वो कुछ ऐसा मुतमईन बख्श जवाब मुझे नहीं दे सके, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं समझा पा रहा हूँ आपको। क्योंकि बहुत सारी जगह इसकी मैंने कोशिश की कि उसका सेटअप कैसा करना है, क्या करना है, लेकिन उन लोगों को भी, बहुत सारे ब्रोकर के जो कस्टमर केयर वाले हैं उनको नहीं पता इसका सेटअप क्या है और कैसे करना है। लेकिन जो मोटी मोटी बात मुझे पता चली है वो ये है कि वो शेयर जो हम आज खरीदते हैं वो हमारे अकाउंट में आते तो आज है डीमेट में, लेकिन वो 4:30 के बाद आएंगे, ताकि वो हम ट्रेड नहीं कर सकते सेम डे में। 4:30 के बाद आएंगे तो हो सकता है हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में स्टॉक्स बेच या खरीद सकते होंगे। वो एक चीज ये फायदेमंद हो सकती है। अब T+0 को जो सही वर्क करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो जो ब्रोकर के पास होना चाहिए, ये सेटअप करंटली जो मैंने कोशिश की है समझने की, वो सही तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है, ऐसे मैंने समझने की कोशिश की है। उसके पीछे के जो
कंडीशंस है ये है कि बहुत सारी चीजें होती है, जो फंड का ट्रांसफर इमीडिएट होना वो नहीं हो पा रहा है ब्रोकर के थ्रू। अभी हाल ही में एक न्यूज जो आई थी वो मैंने पढ़ने की कोशिश की है कि वो जो टेस्टिंग फेज में ही चल रहा है। अभी ये T+0 को उन्होंने कंप्लीट 500 स्टॉक पे भी टेस्टिंग ही कर रहे हो। अभी जो क्लियरिंग बॉडीज है उसको उन्होंने सही तरीके से इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर को भी उन्होंने वही बोला है कि वो अभी हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं, इसका ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी हमको डेवलप करना है, इसके पीछे का जो हमारे को जो चीजें चाहिए वो अभी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, इसलिए इसमें चैलेंजेस बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अभी करंटली एक हाल में मैंने इसके बारे में एक न्यूज भी पढ़ी है, तो वो ये है। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी इसको टाइम लगेगा। अभी हो सकता है आइंदा के कुछ वक्त में, साल 2 साल में पूरा का पूरा शेयर मार्केट तो ना हो, लेकिन कुछ जो 500 स्टॉक्स है वो कंप्लीटली T+0 में शिफ्ट हो जाए, ये इसके अमकानात है आइंदा के कुछ वक्त में। यानी हो सकता है जिस दिन आपने शेयर खरीदा हो, जो टॉप 500 कंपनीज के शेयर्स हैं वो आइंदा के कुछ वक्त में सभी के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। जो T+0 यानी जिस दिन आपने शेयर खरीदा होगा उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में, मगर आएंगे वो मार्केट क्लोज होने के बाद। ये हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में हो जाए। ये यहाँ के चीजें, यहाँ तक आपको सभी को बात समझ में आ गई। ये था जो सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में कुछ टेक्निकल बातें। अगर आपको यहाँ तक सभी बातें समझ में आई होंगी या कुछ चीजें नहीं समझ में आओगी तो हो सकता है मैं कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। आप बता दें किसी अगर कुछ सवालात हैं, कुछ अगर डाउट्स हैं इस बारे में। सभी को चीजें कुछ सब समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? उतनी बात समझ में आ रही है जो आप बता रहे हैं जी। तो अगर किसी के कोई सवाल हैं बता दें, या कुछ चीजें डाउट है अभी भी समझ नहीं सकेंगे तो हो सकता है मैं कुछ 10-15 मिनट में उसको और एक्सप्लेन कर दूं। असल में ये बहुत ही एक टेक्निकल टॉपिक था। मैं हो सकता है मैं कुछ चीजें आपको सही तरीके से समझा नहीं पाया हूँगा। इंशाल्लाह अगर कुछ डाउट्स है तो मैं और क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर ये जो 500 स्टॉक जी वनडे में T1 ये सब T0 में अलाउ जी जी ये सब मैंने वही बोला अलाउ हो गया नहीं, चंद मखसूस ही है। ये असल में जो मुझे मालूमात हुई है, मैंने बहुत सारी जगह से कोशिश की है निकालने की, उसका सेटअप क्या है, कैसे करना है, वो किसी भी ब्रोकर के जो कस्टमर केयर के पास इसका कोई मुतमईन बख्श जवाब मुझे नहीं मिला है। मैंने उनको 2-3 अलग अलग जगह से, मतलब अलग अलग कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हम लोग हमारी तरफ से सेटलमेंट को जैसे करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं, मालूम नहीं है कि वो एक दिन में जमा होंगे या नहीं होंगे। हालांकि 500 स्टॉक्स की लिस्ट है मेरे पास जो NSE की वेबसाइट से मुझे मिली है, लेकिन उनकी तरफ से कोई मुतमईन बख्श जवाब ना आने की वजह से मैं भी कुछ आपको नहीं बता पा रहा हूँ। वो हो रहे हैं, जो ब्रोकर का बोलना है कि हाँ नहीं हम हमारी तरफ से तो प्रोसेस कर दे रहे हैं, अब वो क्लियरिंग बॉडी कर रही है नहीं कर रही है हमें नहीं पता, इनका ये जवाब आ रहा है। तो जो T+0 का है, और जो न्यूज अभी हाल में 2 महीने पहले एक न्यूज भी शाये हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ये NSE की तरफ से ही एक, मतलब वो किसी एजेंसी की तरफ से एक NSE के सवालात की इस पे एक न्यूज आई थी कि अभी भी ये टेस्टिंग फेज में है और इसको हम टेस्ट ही कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी के पास शेयर्स, आप भी अगर वो शेयर उस जो 500 शेयर है वो खरीद रहे होंगे तो हो सकता है आपके अकाउंट में भी शाम तक जमा हो रहे होंगे, क्योंकि मुतमईन बख्श जवाब न मिलने की वजह से या कहीं से कोई जो चीज थी मुझे नहीं मिली, तो मैं आपको भी सही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि जो लिस्ट है ब्रोकर की, लिस्ट में कई ब्रोकर्स ऐड, 25 से 30 ब्रोकर ऐड हो चुके हैं, जिसमें ज़ेरोधा और एंजल वन दोनों भी है, जो मैंने उसकी लिस्ट निकाली है। मगर दोनों से बात होने के बाद वहां के कस्टमर केयर उसके बारे में कोई जवाब मुझे नहीं दिए। आने वाले कुछ वक्त में, मगर जहां तक मालूमात हुई है NSE की वेबसाइट से और कुछ दीगर न्यूज चैनलों से, कि आने वाले वक्त में आइंदा के साल भर के अंदर ही 500 स्टॉक को कंप्लीटली T+0 पर शिफ्ट करने की पूरी कोशिश चल रही है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम हमारा 3-3:30 बजे लगभग बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं, उसको कैसे वर्क करना, वो सारी चीजों के ऊपर उनका डिस्कशन चल रहा है। जो न्यूज मैंने पढ़ी है वो सेटअप जब उनका अच्छे से हो जाएगा, सेट के फंड्स, असल जो होता है शेयर ट्रांसफर करने से पहले
फंड्स को ट्रांसफर करना जरूरी होता है। फंड्स को सही तरीके से अगर ट्रांसफर का उनका सेटअप सही हो जाए तो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना आसान होता है। तो उसके लिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी कंप्लीट सेटअप चल रहा है। वो होने के बाद पूरे के पूरे 500 शेयर्स T0 में होने के पूरे अमकानात है। और किसी भाई का कोई सवाल हो? मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी बोलिए। अभी जो आपने पूल की जो बात की, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते तो पहले पैसा पूल में जाता है, ठीक है? जी जी तो अब जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, ये जो ब्रोकर से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों जाने देंगे कि उनको लाखों करोड़ रुपए एक दिन इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है ना। ऑब्वियसली जी अगर ये पैसा जाता होगा तो किसी न किसी बैंक में जाता होगा, उनके घर पे तो नहीं जाता होगा ना पैसा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो समझ रहा हूँ मेरा आपकी बात। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्यों इसमें हिंड्रेंस नहीं लाएंगी और इसको जितना डिले ये 33% तो ये करेंगे वो। ये केस आप देखिए, केस नंबर 4 जो दिख रहा है, मैंने उसके ऊपर भी स्टडी की है। काव्या स्टॉक ब्रोकिंग 2019 में एक केस हुआ था, जी उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया था सेबी ने भी और जो एजेंसीज ने। तो अब वैसा काम न हो उसके लिए पूरे जो क्लियरिंग एजेंसीज है, पुल अकाउंट से वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। वो जी पुल अकाउंट से पैसा सिर्फ और सिर्फ जो क्लियरिंग बॉडीज को ही ट्रांसफर होगा या फिर ब्रोकर को होगा, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है उनका। वो इस्तेमाल पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते। ये एक सेटअप बनाया हुआ है जो क्लियरिंग बॉडीज की तरफ से, क्योंकि 2019 के केस के बाद उन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया है और अब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो चीजें ऐसी वापस दोबारा ना हो। ये मैंने उसको खास तौर पे ब्रोकर डिफॉल्ट का केस इसीलिए डाला है, उसके ऊपर थोड़ी स्टडी भी की और उसके ऊपर मैंने आपको इसीलिए समझाया, उस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके समझाया। ब्रोकर अकाउंट के पास जो पुल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के साथ साथ जो क्लियरिंग बॉडीज के साथ होता है, वो अच्छा पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा सेटअप है उसका। वो टेक्निकल चीजें हैं, मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ यहाँ पर, मगर वो जी इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है। जी ये पूल अकाउंट में दोनों की भी जॉइंट अकाउंट होता है क्या, क्लियरिंग हाउस ये और ब्रोकर अपने का? अपने अपने ऐसा बैंक में अकाउंट नहीं खुलता है। सिंपल बात समझिए, आप और मैं जैसा अकाउंट खोलते हैं वो इस तरीके का अकाउंट नहीं होता है। वो एक फुल अच्छा अकाउंट से मुराद वो कुछ एक लिमिटेड काम करता है वो अकाउंट, बस वो काम अच्छा जितना उसको अलाउ किया गया है वही करेगा। वो अच्छा क्लियरिंग अच्छा बॉडी के साथ मिलाकर उनको जो पैसा ट्रांसफर करना है या लेना है, देना है या लेना है, और जो वहां से जो उनके ब्रोकर अकाउंट मतलब जो क्लाइंट्स के अकाउंट में देना है, बस वो फुल अकाउंट का वही काम है। वो तीसरा कुछ काम जैसा वहां से निकाल के जमीन खरीद ले रहे या फिर मैं भी स्टॉक में डालता हूँ, वैसा नहीं कर सकते वो लोग। ये अच्छा 2019 के केस का आप स्टडी कीजिए, कार्विया स्टॉक ब्रोकिंग का। मैंने उसको खास तौर पे नाम डालने की कोशिश की है, इसीलिए उसको नहीं समझा सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ये कईयों के पैसे डूबे हैं इसके अंदर। जी वो जी जी इसका मिसयूज करते हुए ही पकड़ा गया था। क्लाइंट के पैसे और शेयर्स को प्लेज करके वो पैसे इस्तेमाल करता था उनकी, ऐसा उसका कोई केस था। अच्छा और एक बात पूछनी थी मुझे, ये जो ब्रोकर वाले सीडीएस की अथॉरिटी अपने पास लेते हैं वो डीडी जी जी तो वो देने डीडीपीआई की, बोलते हैं इसको, डीडीपीआई। हाँ डीडीपीआई वो करना ठीक होता है उनका अथॉरिटी देना, या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती वही इशू होता है। अगर आप मुतमईन है, रोजाना आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे आप नजर रखते हैं और आपको लगता है कि ठीक है मैं दे देता हूं मगर मेरी नजर रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर्स खरीद के रख रहे हैं तो आप उस अकाउंट पे डीडीपीआई ना करें तो बेहतर है। मैं ये मिस कर दिया, यहाँ पर बोलने वाला था वो पॉइंट। ये जो डीडीपीआई का सिस्टम लागू हुआ है 2019 के बाद ही लागू हुआ है वो सेटअप। जब है। तक अच्छा आप उसका ओटीपी नहीं देंगे अपने डीमेट अकाउंट से वो शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। और जब आप किसी ब्रोकर को वो अथॉरिटी दे देंगे तो फिर वो आपके डीमेट अकाउंट को कैसे भी यूज कर सकता है। मगर जनरली 2019 के बाद से लेके अभी तक ऐसा कोई केस सुनने में या देखने में नहीं आया है। फिर भी हमको एहतियात के तौर पे ये चीज नहीं करनी। हो सकता है समझ लीजिए हमने कोई अकाउंट लिया और भूल गए और डीडीपीआई एक्टिवेट था, तो कुछ वक्त के बाद हो सकता है कि वो ब्रोकर हमारे पास के अकाउंट का मिसयूज कर दे, मगर नहीं करते। लेकिन चांसेस हो सकते हैं, अगर ज्यादा शेयर्स थे और बहुत दिनों से शायद वो अकाउंट इनएक्टिव था तो वो कुछ भी कर सकता है। ब्रोकर के पास आपको आपने अथॉरिटी दे दी है।
वो दी हुई अथॉरिटी कैंसिल भी कर सकते हैं क्या? उसका है कोई कर सकते मैकेनिज्म? हैं, कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते। कस्टमर केयर को आप फोन कीजिए और बोल दीजिए कि मुझे DDPI मैंने कैंसिल करना है मेरा, और वो कैंसिल कर देगा आप। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी उसका कुछ कंफर्मेशन तो आता होगा। जी, सॉरी क्या बोले, आपका आवाज नहीं आया। उसका कुछ कंफर्मेशन मैसेज आता होगा फिर? मतलब कैंसिल करने का या एक्टिवेट करने का? जी मतलब ये अपना कैंसिल करने का DDPI का। बिल्कुल आता होगा ना, अभी तक कैंसिल तो मैंने नहीं करके देखा, लेकिन आ जाना चाहिए क्योंकि DDPI आपका डीमेट अकाउंट से होता है, तो बिल्कुल आप जब DDPI कैंसिल करेंगे तो वो आपका अकाउंट से कुछ मैसेज आ जाएगा या फिर आपको इत्तला मिल जाएगी, आपके अकाउंट में शो भी करेगा, आपके जो ब्रोकर अकाउंट होता है उसके अंदर आपका शो भी करेगा कि DDPI इनएक्टिव। ओके हो सकता है शायद ऑप्शन कई डीमेट अकाउंट की जो ब्रोकर अकाउंट में हो भी, उस पर लिखा हुआ रहता है DDPI एक्टिवेट या करना है, तो उसका ऑप्शन क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट होगा। उसकी कुछ प्रोसेस होती है, वो करना है, एक्टिवेट हो जाता है। उसी प्रोसेस के थ्रू आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं उसको। जी और किसी के अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई आवाज आ रही है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अभी मैं घर पहुंच गया, मैं अपने सिस्टम पे। मैं बहुत जी कुछ जी आपका सेशन मेट्रो में ही सुनता रहा। लोगों को ये उतना